हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स और यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है दैट इज द थ्योरी ऑफ डिमांड। दिस इज अ चैप्टर 5। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व, डिमांड एंड इट्स फंक्शन और वी कुड से इट्स डिटर्मिनेंट, law of demand along with the exception, movement along the demand curve and the shift in the demand curve। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे टॉपिक की ब्रेकअप जो है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगी ताकि आपने जो भी टॉपिक देखना है आप वहीं पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। सो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है दैट इज रेलिवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट। काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी इकोनॉमिक्स अकाउंट्स का यहाँ पे अवेलेबल है और उसी तरह इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। देखो, आम बोलचाल के अंदर जो डिजायर है, वांट है, डिमांड है, उसको हम एक ही चीज मानते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर इनका अर्थ जो होता है डिफरेंट होता है। जैसे डिजायर, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं इच्छा, जिसके अंदर विशफुल थिंकिंग होती है कि जैसे मैं कहूँ कि मैं यूरोप के ट्रिप पे जाना चाहता हूँ और मेरे पॉकेट के अंदर ना तो पैसे हैं ना ही मैं विलिंग हूँ। वांट होती है वो डिजायर जिसके अंदर क्या है कि मेरी डिजायर है, मेरे पास एबिलिटी भी है, लेकिन मैं उसके ऊपर पैसे खर्च करने को रेडी नहीं हूँ। जैसे मुझे एक लैपटॉप बाय करना है, वो लैपटॉप 60,000 का आता है, मेरे पास 60,000 है, बट मैं अभी उस लैपटॉप के ऊपर 60,000 रेडी नहीं हूँ, तो वो वांट है। डिमांड जो होती है दैट इज अ डिजायर फॉर ए कमोडिटी, कैपेसिटी भी है, विलिंग भी है। और यहाँ पे जैसे मुझे एक लैपटॉप लेना है, 60,000 का है, तो डिजायर भी है, मेरे पास 60,000 भी है और मैं उस पैसे को स्पेंड करने के लिए तैयार भी हूँ, तो उसको हम डिमांड कहते हैं। तो जो डिजायर होती है दैट इज ए जस्ट ए विशिंग, जिसके जिसको पूरा करने के लिए ना तो हमारे पास एबिलिटी होती है ना ही विलिंग होती है। लेकिन जो वांट होती है दैट इज दैट डिजायर विच इज बैक्ड बाय एबिलिटी, बट हम रेडी नहीं होते। जब हम डिमांड की बात करते हैं तो दैट इज वी हैव अ डिजायर विच इज बैक्ड बाय एबिलिटी, हमारे पास रिसोर्सेज हैं उस डिजायर को पूरा करने के लिए और हम विलिंग भी हैं। तो डिमांड के जो एलिमेंट है, डिजायर होनी चाहिए, हमारे पास पैसा होना चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए। देखो, यहाँ पे होता है कि इतनी प्राइस पे इतनी क्वांटिटी हम डिमांड कर रहे हैं और जब भी हम डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द प्राइस एंड टाइम। तो डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज द डिजायर टू बाय ए कमोडिटी। देखो, यहाँ पे डिमांड का मतलब है कि हम किसी कमोडिटी को परचेज करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास सफिशिएंट परचेजिंग पावर भी है और हम रेडी भी हैं उसको खरीदने के लिए। फिर हम देखते हैं डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर क्या डिफरेंस है। देखो, डिमांड रेफर टू द डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट द कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। अगर आइसक्रीम की कीमत 6 रुपए है तो वो 10 जो है यूनिट्स खरीदेगा। अगर प्राइस 8 है तो वो डिमांड 6 यूनिट्स करेगा। तो डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस के ऊपर वो कितनी चीजें जो है डिमांड कर रहा है। क्वांटिटी डिमांडेड होता है कि पर्टिकुलर प्राइस पे वो कितनी पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर जो है स्पेसिफिक क्वांटिटी टू दैट इज टू बी परचेज्ड अगेंस्ट ए स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर देखो प्राइस 8 है तो क्वांटिटी डिमांड करेगा 6 यूनिट। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड शेड्यूल। देखो, डिमांड शेड्यूल जो है टेबल है जो हमें बताता है कि डिफरेंट प्राइसेस, जैसे एक्स एक कमोडिटी है तो उसके अलग अलग प्राइसेस पे हम कितनी क्वांटिटी जो है डिमांड कर रहे हैं। तो डिमांड शेड्यूल को हम दो वे से स्टडी कर सकते हैं। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जो एक स्पेसिफिक पर्सन का होता है, मार्केट डिमांड शेड्यूल जो कि पूरी मार्केट का होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल।
Individual demand schedule refer to the demand schedule of individual buyer, consumer of the commodity in the market. जो एक पर्टिकुलर व्यक्ति का होता है कि ये अलग अलग प्राइसेस हैं उस कमोडिटी की, तो उसके अंदर ये चीजें वो डिमांड कर रहा है. इट शोज द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच एन इंडिविजुअल बायर विल बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम. एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर डिफरेंट प्राइसेस के अंदर वो इतनी क्वांटिटी जो है परचेज करेगा. तो इसको हम टेबल की फॉर्म में दिखाते हैं. तो यहाँ पे देखो ये है प्राइस ऑफ गुड एक्स, ये है क्वांटिटी डिमांडेड. तो यहाँ पे एक पे वो 4 यूनिट, 2 पे 3 और 3 पे 2, 4 पे 1. तो इस टेबल से हमें पता चलता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर जो है वो इनवर्स रिलेशन है. अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी फॉल करती है, और अगर प्राइस फॉल करती है तो क्वांटिटी एक्सटेंड होती है. तो देयर इज ए इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी. फिर हम देखते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल. मार्केट डिमांड शेड्यूल जो होता है कि जितने भी कंज्यूमर होते हैं मार्केट के अंदर, उन सब की डिमांड को अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास मार्केट डिमांड शेड्यूल आ जाता है. तो इट शोज द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी विच द कंज्यूमर्स इंटेंड टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी एट पॉइंट ऑफ टाइम. तो यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं, क्योंकि सारे कंज्यूमर्स को लेना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस के हमारे पास मार्केट के अंदर दो ही कंज्यूमर्स हैं, ए एंड बी. तो यहाँ पे क्या है कि प्राइस दे रखी है, तो ये जो है ए की डिमांड है और ये जो है बी की डिमांड है. तो यहाँ पे हम देखते हैं ए जब ₹1 है तो वहां पे ए की डिमांड 4 है, बी की डिमांड 5 है. तो मार्केट डिमांड टोटल करके हो जाएगी 4 + 5 9. उसी तरह जब प्राइस 2 है तो ए की डिमांड 3 है और बी की 4 है, तो टोटल डिमांड हो जाएगी 7. उसी तरह 3 जब प्राइस है तो ए की डिमांड 2 है और बी की डिमांड 3 है, तो ये टोटल हो जाएगी 5. उसी तरह जब जब 4 रुपीज प्राइस है तो ए 1 डिमांड कर रहा है और बी 2 डिमांड कर रहा है, तो टोटल मार्केट डिमांड 3 हो जाएगी. तो ये मैंने समझाने के लिए बताया था, अदरवाइज आप ये लिखोगे कि इस टेबल से हमें ये पता चलता है कि जैसे जैसे प्राइस राइज हो रही है मार्केट डिमांड कम हो रही है. तो यहाँ पे भी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर क्या है, इनवर्स रिलेशन है. अगर प्राइस राइज होती है तो डिमांड फॉल करती है, अगर प्राइस फॉल करती है तो डिमांड एक्सटेंड होती है. डिमांड कर्व का अर्थ होता है कि जो हमें टेबल में इंफॉर्मेशन दी हुई है, जब हम उसको ग्राफ के अंदर प्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है डिमांड कर्व. तो जो हमें बताता है कि डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस के अंदर डिफरेंट क्वांटिटीज जो है उसके अंदर क्या रिलेशन है. तो हम दो वे से स्टडी कर सकते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व. तो पहले हम देखते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व. तो यहाँ पे हमारे पास ये टेबल था ही, ये वाला टेबल था ही. तो ये टेबल को हमने अब ग्राफ के अंदर जो है रिप्रेजेंट करना है. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो इकोनॉमिक्स के अंदर ये एक्स एक्सिस है जिसमें हमने क्वांटिटी ली है, और ये जो है वाई एक्सिस है जो कि प्राइस को डिपिक्ट करता है. तो टेबल के अकॉर्डिंगली जब 4 पे प्राइस है तब हम एक क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, जब 3 है तो हम 2, अब जब 2 है तो हम 3, जब 1 है तो 4. तो इस तरह से हमने सारे पॉइंट्स को मिला के हमारी ये डिमांड कर्व आ जाएगी जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है. तो डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड. इट शोज द इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. तो ये हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व आ जाएगा. इस तरह से हमने इसको डायग्राम को ड्रॉ कर देना है. फिर उसके बाद है हमारा मार्केट डिमांड कर्व. तो उसके लिए हमारे पास टेबल के अंदर ये इंफॉर्मेशन थी. तो यहाँ पे हमने पहले ए का जो है डिमांड कर्व ड्रॉ करना है, फिर बी का, फिर उसके बाद हमने मार्केट का डिमांड कर्व करना है. तो आप ये टेबल वैल्यू देख लो यहाँ पे, जो मैंने इसको देखो, ये बच्चे बहुत गलती करते हैं कि ए का कहीं और बना देते हैं, बी का कहीं और बना देते हैं. तो ये आपने इसी सेध में बनाने हैं. तो यहाँ पे हमने ए की जो ये प्राइसेस हैं, तो यहाँ पे ए की डिमांड है, उसके बेसिस पे इसका ये डिमांड कर्व आ जाएगा, और बी की डिमांड कर्व ये आ जाएगा क्योंकि उसकी 4 पे 2 है, 3 पे 3 है और 2 पे 4 है, 1 पे 5 है. उसी तरह टोटल जो है ये जो है मार्केट डिमांड कर्व है. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मार्केट डिमांड कर्व.
तो यहाँ पे देखो कि जैसे 4 है तो वहाँ पे जो डिमांड है वो है 3, 3 है तो वहाँ पे 5 है, और 2 है तो 7 है, 1 है तो 9 है। इस तरह से ये मार्केट डिमांड करवाया जाता है। तो मार्केट डिमांड कर जो है ऊपर से नीचे की तरफ है, जो शो करता है कि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। देखो यहाँ पे हमारा डिमांड कर्व जो है स्लोप्स डाउनवर्ड है, जो बताता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में उल्टा संबंध है। देखो उल्टा संबंध का मतलब होता है कि प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो डिमांड फॉल करती है, और अगर प्राइस फॉल करती है तो डिमांड एक्सटेंड करती है। तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व जो है माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू, तो ये हमें बताती है कि जब प्राइस के अंदर चेंजेस आती है तो क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर कितनी चेंजेस आती है। तो डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन है, और स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है दैट इज द कांस्टेंट, क्योंकि लीनियर रिलेशन है वो बताती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दिस इज द चेंज इन प्राइस एंड दिस इज द चेंज इन क्वांटिटी। तो स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी के अंदर क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो दिस इज द स्लोप, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ए बी डिवाइडेड बाय बी सी। ये चेंज इन प्राइस है और ये चेंज इन डिमांड है। Now we will understand demand function, or we could say what are the determinants of the। तो डिमांड फंक्शन जो है डिमांड और इसके डिटर्मिनेंट्स के अंदर जो है रिलेशन बताता है। डिमांड जो है डिपेंडेंट है और ये बहुत सारे जो डिटर्मिनेंट्स है उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको हम दो वे से स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड मार्क। देखो इसको दो वे से स्टडी करेंगे, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन जिसके अंदर हम इंडिविजुअल डिमांड के डिटर्मिनेंट्स क्या है, उसी तरह मार्केट डिमांड फंक्शन जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे मार्केट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स क्या है। तो पहले हम देखते हैं इंडिविजुअल डिमांड डिटर्मिनेंट्स, और वी कुड से इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन जो है बताता है कि किस तरह से जो एक इंडिविजुअल जो एक सिंगल उपभोक्ता है उसकी जो डिमांड है वो जो है किस तरह से अलग अलग डिटर्मिनेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो डिमांड जो है दैट इज डिपेंड्स ऑन, ये डिपेंडेंट फंक्शन है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये काफी सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। प्राइस ऑफ एक्स का मतलब है एक्स की ही कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की जिसके अंदर सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस आ जाती है। वाई जो है इनकम है, और टी जो है यहाँ पे इसको मैंने लिखा नहीं है बट आप लोग लिख लो टेस्ट। ई जो है दैट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर। तो ये इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के डिटर्मिनेंट्स है जिनको हम वन बाय वन करके जो है अंडरस्टैंड करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो डिमांड है दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओन प्राइस, कि अगर अदर थिंग्स रिमेनिंग, अगर अदर डिटर्मिनेंट जो है उनके अंदर कोई चेंजेस नहीं आता। देखो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर थिंग्स की जो अदर डिटर्मिनेंट्स है जैसे रिलेटेड गुड्स की प्राइस है, इनकम है, टेस्ट है, एक्सपेक्टेशन है, अगर ये इक्वल है, इनमें कोई चेंजेस नहीं है, तो अगर प्राइस जो है राइज करती है तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, कम हो जाती है, और अगर इसकी प्राइस फॉल करती है तो डिमांड एक्सटेंड कर जाती है। तो प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन है जिसको हम लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को हम दो वे से स्टडी करेंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है कि जैसे ए और बी दो वस्तुएं हैं, एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट है, अगर ए एक्सपेंसिव हो जाता है तो उसकी जगह पे हम बी को सब्स्टिट्यूट करेंगे। दीज आर दी गुड्स विच कुड बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर सच एज टी एंड कॉफी, पेप्सी एंड कोक, बॉल पेन एंड इंक पेन। अगर एक की प्राइस इंक्रीज होती है तो दूसरी वस्तु की डिमांड जो है इंक्रीज हो जाती है। जैसे मान लो कॉफी की प्राइस इंक्रीज होती है तो उसकी जगह पे टी का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। उसी तरह कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो कि इकट्ठे यूज की जाती हैं, जैसे पेट्रोल है, कार है, तो पेन एंड इंक है, ब्रेड एंड बटर है, स्कूटर एंड पेट्रोल है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर क्या होता है कि अगर एक कमोडिटी की प्राइस में फॉल होती है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है, उसी तरह एक कमोडिटी की प्राइस में राइज होती है तो दूसरे की डिमांड कम हो जाती है।
उसी तरह इनकम ऑफ द कंज्यूमर, देखो अगर नॉर्मल गुड्स है तो उसके अंदर अगर इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड बढ़ जाती है, अगर इनकम डिक्रीज होती है तो डिमांड फॉल कर जाती है। तो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर आल्सो इन्फ्लुएंसेस डिमांड फॉर डिफरेंट गुड्स। डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स टेंड टू इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम, और उसी तरह नॉर्मल गुड्स की डिमांड जो है डिक्रीज हो जाती है विद डिक्रीज इन इनकम। और जो इंफीरियर गुड्स होती हैं उनके केस में उल्टा होता है, अगर इनकम इंक्रीज होती है तो उनकी डिमांड फॉल कर जाती है, अगर इनकम डिक्रीज होती है तो उनकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। उसी तरह टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, देखो ये हमारे टेस्ट और प्रेफरेंसेस से भी प्रभावित होता है। तो टेस्ट और प्रेफरेंस हमारे एडवर्टीजमेंट, चेंज इन फैशन, क्लाइमेट और नई इन्वेंशन से प्रभावित होते हैं। जिस चीज का हमें टेस्ट है, जो चीज हमें अच्छी लगती है, उस चीज की प्राइस अगर बढ़ भी जाए तो भी हम खरीदेंगे। बट जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती, जो चीज फैशन में नहीं है, तो उसकी प्राइस कम भी हो जाए तो भी हम नहीं खरीदेंगे। एक्सपेक्टेशन, देखो कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि इस वस्तु की कीमत और ज्यादा गिरेगी, तो प्राइस आज गिर गई है लेकिन हम फिर भी नहीं खरीदते क्योंकि हमें है कि फ्यूचर में और गिरेगी, और इसी तरह लगता है कि फ्यूचर में और प्राइस राइज होगी, तो आज बढ़ी हुई कीमत पे भी हम उसको ज्यादा खरीद लेते हैं। इफ ए कंज्यूमर एक्सपेक्ट a significant change in the availability of the concerned commodity in near future, he may decide to change his present demand for the commodity. इफ देयर इज अ फियर ऑफ फर्दर राइज या शॉर्टेज, तो वो बढ़ी हुई कीमत पे भी उसको परचेज कर लेगा। तो ये थे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। नाउ व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द मार्केट डिमांड। तो इसके अंदर क्या है कि देखो दो ऐड में है, बाकी सब कुछ वही है। प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट। तो यहाँ पे जो है पॉपुलेशन साइज एंड नंबर ऑफ बार एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो ये दो चीजें और ऐड हुई है, तो इनको हम अंडरस्टैंड करेंगे। पॉपुलेशन साइज और नंबर ऑफ बार, देखो अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है, अगर पॉपुलेशन कम होती है तो डिमांड भी कम होती है। उसी तरह पॉपुलेशन जो जनसंख्या की कॉम्पोजिशन है उसमें किस तरह के लोगों का नंबर ज्यादा है, अगर फीमेल नंबर ज्यादा है तो उन प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा होगी, अगर ओल्ड लोगों का नंबर ज्यादा है, और उसी तरह अगर बच्चों का जो है कॉम्पोजिशन है ज्यादा है, तो बच्चों की चीजों की डिमांड बढ़ेगी। उसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मार्केट डिमांड जो है डेट इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर इनकम जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो ज्यादा डिमांड होगी, बट अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो देयर विल बी लेस डिमांड। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे हम देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, तो ये अदर थिंग्स लिखना बहुत जरूरी है कि जो अदर डिटर्मिनेंट्स है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आते, वो कांस्टेंट रहते हैं। तो जो उस कमोडिटी की प्राइस में चेंजेस आती हैं, अगर देखो फॉल इन प्राइस होती है तो डिमांड एक्सटेंड कर जाती है, अगर राइज इन प्राइस होती है तो डिमांड सुकर जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, फॉल कर जाती है। तो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो बताता है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, प्राइस और डिमांड के बीच में उल्टा संबंध होता है। अगर प्राइस फॉल करती है तो डिमांड एक्सटेंड करती है, अगर प्राइस राइज होती है तो डिमांड कम होती है। इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एक्सपेक्टेशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है दे आर अज्यूम टू बी कांस्टेंट। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर जो है बार लगा देती हूँ। ये सारी चीजें बार का मतलब है कि दे आर कांस्टेंट। We can say law of demand explain the inverse relation price and the demand of the commodity। तो यहाँ पे हम सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड के अंदर कि जो प्राइस के अंदर उस कमोडिटी की प्राइस के अंदर चेंजेस आती हैं तो उसकी डिमांड में क्या तब्दीली आती है, तो प्राइस और डिमांड के बीच में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। This is the definition of the demand according to Marshall. The law of demand states that the amount demanded increase with fall in price, कि अगर वस्तु की प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है, एंड डिमिनिशेस विद राइज इन प्राइस, कि अगर प्राइस राइज होती है तो वो कम हो जाती है। और ये लाइन लिखना वेरी इंपॉर्टेंट कि बीइंग अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। So these are the assumptions of the law of demand, जिनके अंदर लॉ ऑफ डिमांड जो कहता है कि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन है, अगर ये assumption कंडीशन सेटिस्फाई होती है। जो उपभोक्ता है उसकी इनकम के अंदर कोई तब्दीली नहीं आती, रिलेटेड गुड्स की प्राइस में कोई चेंज नहीं आती, एंड देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी चेंज इन द फ्यूचर प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एंड देयर इज नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। और यहाँ पे जो गुड्स है हमारी नॉर्मल है। तो यहाँ पे हमने टेबल बना लिया है।
तो यहाँ पे हमें बताता है कि ये जो है प्राइस है। तो हम इस टेबल से देखते हैं, इस टेबल से हमें पता चलता है कि जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है, डिमांड इंक्रीज हो रही है। As we clearly see from this table, as the price goes on falling, demand goes on increasing, other things remaining the same, price और demand जो एक दूसरे के साथ inverse relation है। inverse का relation होता है कि अगर price rise करती है तो demand fall करती है, अगर price fall करती है तो demand extend होती है। तो ये इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है। तो हम हमने इसको ग्राफिकली जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने क्वांटिटी लेनी है, यहाँ पे हमने प्राइस लेना है। तो यहाँ पे हमने जो टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन दी हुई है ये इक्वल डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे जब हमने इसको यहाँ पे ड्रॉ किया तो ये हमारे पास डिमांड कर्व आ जाता है जो कि स्लोप्स डाउनवर्ड। इट शोज द इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड बीइंग अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। अगर एग्जाम के अंदर लॉ ऑफ डिमांड है, बड़ा क्वेश्चन है, तो इसके साथ आप मार्केट डिमांड कर्व भी ड्रॉ कर सकते हो जो कि मैंने ऊपर बता दी है। अब कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। तो डिमांड कर्व ऊपर से नीचे की तरफ क्यों आता है? अकॉर्डिंग टू जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी है कि देखो यहाँ पे जब हम किसी कमोडिटी की कंजम्पशन को बढ़ाते हैं तो जैसे जैसे हम उसके ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम हो जाती है। तो एवरी एडिशनल यूनिट टू बी परचेज्ड द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे लेस एंड लेस प्राइस क्योंकि उसकी यूटिलिटी कम होती है। तो प्राइस हमेशा मार्जिनलिटी के बराबर होती है। इनकम इफेक्ट यहाँ पे हम बात करते हैं रियल परचेजिंग पावर। ये देखो इनकम इफेक्ट रेफर टू द इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांड। जब रियल इनकम जो है उसकी चेंज हो जाती है ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर प्राइस फॉल करती है तो हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। जैसे मान लो कोई चीज पहले 10 की एक आती थी, अब उसकी प्राइस रिड्यूस होके 5 आ जाती है तो हम 10 में 2 चीजें खरीद सकते हैं। उसी तरह अगर मान लो कोई चीज 5 की आती थी, अब प्राइस राइज हो जाती है तो पहले 10 में 2 आती थी, अब 1 आती है। तो वहां पे हमारी जब प्राइस राइज होती है तो रियल इनकम जो है कम हो जाती है। रियल इनकम का मतलब होता है खरीदने की क्षमता। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर प्राइस राइज होती है तो रियल इनकम डिक्रीज हो जाती है, तो डिमांड जो है उसकी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो थर्ड है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। देखो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब होता है कि जब एक वस्तु जो है सस्ती हो जाती है तो उसको महंगी वस्तु की जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं। जब own price of the commodity becomes cheaper in relation to commodity Y तो X is substituted for Y। बट अगर क्या है कि Y सस्ता हो जाता है तो उसकी जगह पे हम अगर Y सस्ता हो जाता है तो X की जगह पे हम Y को इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप। देखो क्या कई बार क्या होता है कि जब प्राइस फॉल करती है तो बहुत सारे लोग उसको अफोर्ड करने लग जाते हैं, उसको खरीदने लग जाते हैं, तो डिमांड फॉर कमोडिटी एक्सपैंड। बट जब प्राइस बढ़ जाती है तो जो लोग जस्ट अफोर्ड कर रहे होते हैं वो भी उसको खरीदना बंद कर देते हैं क्योंकि प्राइस राइज हो जाती है, तो साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप वहां पे कम हो जाता है। उसी तरह एक गुड मे हैव सेवरल यूजेस। मिल्क फॉर एग्जाम्पल could be used for so many things। इसका शेक भी बनाया जा सकता है, दही भी जमाई जा सकती है, बटर भी बनाया जा सकता है। अगर प्राइस ऑफ द मिल्क रिड्यूस हो जाता है तो हम इसको अलग अलग चीजों के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो डिमांड फॉर मिल्क एक्सपैंड। बट अगर दूध महंगा हो जाता है तो जैसे घर के अंदर छोटा बच्चा है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे, या कोई बीमार बंदा है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो दीज आर द एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन होती है अपवाद, जहां पे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, यहाँ पे इसका इन्वर्स रिलेशन नहीं होता। यहाँ पे डिमांड कर्व जो है हमारा उसकी जो स्लोप होती है पॉजिटिव होती है, जो कि नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। When law of demand falls, the demand curve does not slope downward, instead it slopes upward। तो यहाँ पे हम देखते हैं P1 है तो ये डिमांड है, P2 है तो ये डिमांड है, और यहाँ पे DD कर्व जो है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसकी पॉजिटिव स्लोप है। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट आर दोज एक्सेप्शन जहाँ पे हमारा डिमांड कर्व जो है वो नेगेटिव स्लोप उसकी जो है नहीं होती बल्कि पॉजिटिव स्लोप होती है।
तो यहाँ पे डिमांड कर्व की पॉजिटिव स्लोप होती है, जैसे आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन और वेबलेट गुड्स। तो ये आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन या लग्जरी गुड्स होते हैं। तो कुछ लोग जो है इनको इन्हीं वजह से परचेज करते हैं क्योंकि वो उनको यूनिकनेस देती है। तो ये डिमांड तभी किए जाते हैं जब इनकी प्राइस हाई होती है, बट जब इनकी प्राइस लो होती है तो ये नहीं परचेज किए जाते। इसी तरह इरेशनल जजमेंट होती है। देखो कई बार क्या होता है कि कंज्यूमर को लगता है कि अगर ये चीज ज्यादा महंगी है तो ये इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, तो वो महंगी प्राइस पे भी ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर लेता है। इग्नोरेंस कह लो या गलत जजमेंट कह लो। उसी तरह अगर चीज सस्ती है तो उसको लगता है कि इसकी क्वालिटी सही नहीं है, तो वो उसको कम खरीदता है। फिर उसके बाद है गिफन गुड्स, जो इंफीरियर गुड्स है। देखो जैसे मोटा अनाज है या मोटा कपड़ा है, तो वहां पे क्या होता है कि इनकी डिमांड फॉल करती है जब इनकी प्राइस फॉल करती है। इनका प्राइस और डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन होता है, और इनकम जो है, इनकम और डिमांड का जो रिलेशन होता है वो नेगेटिव होता है। तो ये बहुत ही घटिया वस्तु होती है जिनका नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है, और प्राइस इफेक्ट इनका पॉजिटिव होता है। अगर प्राइस राइज होती है तो डिमांड फॉल कर जाती है, सॉरी प्राइस राइज होती है तो डिमांड जो है राइज हो जाती है, और अगर प्राइस फॉल करती है तो डिमांड फॉल हो जाती है। तो these are the exception. Now we will understand the change in demand, extension, contraction, increase and decrease in demand. तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और वी कुड से चेंज इन डिमांड को हम दो वे से स्टडी करते हैं, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, जिसके अंदर क्या होता है कि डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होता, डिमांड जो है उसके पॉइंट्स के ऊपर ही चेंजेस आती हैं, तो जिसको हम एक्सटेंशन ऑफ डिमांड या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहते हैं। चेंज इन डिमांड के अंदर क्या होता है कि डिमांड इंक्रीज हो जाती है, जहां पे हमारा डिमांड कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। डिक्रीज इन डिमांड के अंदर जो हमारा डिमांड कर्व है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं मीनिंग क्या है। Movement along demand curve, a change in the quantity of demanded show the effect of changes in the price of the commodity on its demand. देखो यहाँ पे जब हम movement along the demand curve study करते हैं तो जो other determinants होते हैं, जैसे income है, related goods की price है, taste है, expectation है, वो constant रहते हैं। तो यहाँ पे उस commodity की price की अंदर जो changes आती हैं तो demand के ऊपर उसका क्या changes आती हैं। तो यहाँ पे quantity demanded at a given price is shown by a point on the demand curve. तो यहाँ पे जब हम चेंज इन डिमांड स्टडी करते हैं तो यहाँ पे हमारा डिमांड कर्व जो है या तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है या राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे प्राइस की वजह से तब्दीली नहीं आती, प्राइस तो सेम रहती है, लेकिन जो अदर फैक्टर्स होते हैं, जो अदर डिटर्मिनेंट्स होते हैं, उनके अंदर चेंजेस आ जाती हैं। तो चेंजेस इन डिमांड को हम दो वे से स्टडी कर सकते हैं। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व रिप्रेजेंट्स एडजस्टमेंट बाय द कंज्यूमर टू चेंज इन द मार्केट प्राइस। अदर डिटर्मिनेंट कांस्टेंट रहते हैं, मार्केट प्राइस में चेंजेस आते हैं तो वो अपनी डिमांड को किस तरह से एडजस्ट करता है। तो यहाँ पे जब अदर डिटर्मिनेंट्स में चेंजेस आते हैं, प्राइस सेम रहती है, तो डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है। तो इसको हम स्टडी करते हैं। तो चेंजेस इन डिमांड के अंदर अगर मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व है तो वहां पे एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन है। अगर चेंज इन डिमांड कर्व अदर डिटर्मिनेंट की वजह से है तो वहां पे इंक्रीज और डिक्रीज है। तो चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड को हम मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व भी कहते हैं, जिसके अंदर हम एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को स्टडी करते हैं। अदर डिटर्मिनेंट जो है सेम रहते हैं जब क्वांटिटी डिमांडेड चेंज ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ओनली। तो यहाँ पे चेंज जो होती है सेम डिमांड कर्व पे डिफरेंट पॉइंट्स पे शो की जाती है। अगर प्राइस फॉल करती है तो दैट इज नोन एज एक्सटेंशन, अगर राइज करती है तो दैट इज नोन एज ए कॉन्ट्रैक्शन। तो अब हम एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को स्टडी करते हैं। When the quantity demanded changes due to the change in price, then it is known as the extension and contraction of demand. Other things remaining the same, अगर price fall करती है और amount demanded rise कर जाता है तो it is known as a extension of demand. Contraction of demand होती है other things remaining the same. If with the rise in the price of the amount demanded falls, it is said to be the contraction of the demand. Now we will understand what is the extension of demand. तो यहाँ पे राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड एज ए रिजल्ट ऑफ फॉल इन प्राइस, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। तो प्राइस पहले 5 थी तो डिमांडेड थी 1, अब प्राइस फॉल हो जाती है 1 तो क्वांटिटी डिमांडेड 5। तो यहाँ पे ये एक्सटेंशन है। इसको हम इस तरह से शो करते हैं। देखो यहाँ पे हमने जो है ग्राफ बना लिया। तो अगर प्राइस 5 है तो डिमांड 1 है, और अगर प्राइस फॉल होती है तो डिमांड 5 हो जाती है।
तो ये हमारा डिमांड कर्व है। तो यहाँ पे हम ऊपर से उसी डिमांड कर्व पे ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो दिस इज नोन एज ए एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। इसी तरह हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे होता है कि जैसे प्राइस राइज होती है, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। अगर पहले प्राइस 1 है तो क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं 5, फिर प्राइस राइज हो जाती है 5, तो डिमांड हमारी 1 हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि दिस इज नोन एज ए कॉन्ट्रैक्शन। इसी तरह जब हम ग्राफ के ऊपर इसको डिपिक्ट करते हैं, तो अब देखो यहाँ पे पहले प्राइस 1 थी तो डिमांड इतनी थी, अब प्राइस राइज हो जाती है तो डिमांड कम हो जाती है। तो ये हमारा डिमांड कर्व है। तो यहाँ पे अब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं सेम डिमांड कर्व पे, तो दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डिमांड। नाउ वी विल अंडरस्टैंड the change in demand, or we could say the shift in demand curve। a change in any determinant of the demand, देखो प्राइस के अंदर कोई तब्दीली नहीं आती। अगर अदर डिटर्मिनेंट्स में चेंज आता है तो डिमांड कर्व या तो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा या लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ पे अगर वो राइट की तरफ शिफ्ट होता है तो दैट इज नोन एज ए इंक्रीज इन द डिमांड, अगर वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है तो दैट इज नोन एज ए डिक्रीज इन डिमांड। तो increase in demand means rise in demand in response to changes in other determinant of demand other than the price of the product। Increase in demand refer to the rightward shift in demand curve। तो यहाँ पे जो increase in demand किस वजह से होती है, क्योंकि इनकम इंक्रीज हो जाती है, या सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस में राइज हो जाती है, या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस में फॉल हो जाती है, या टेस्ट और प्रेफरेंस फेवरेबल हो जाते हैं, या फ्यूचर में हमें लगता है और प्राइस राइज करेगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं when more of commodity is purchased at the existing price, it is a situation of increase in demand। अब हमारी existing price 10 है तो पहले डिमांड 20 थी, अब प्राइस तो सेम है लेकिन डिमांड जो है अदर डिटर्मिनेंट की वजह से इंक्रीज हो जाती है 30 है। तो दिस इज द केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। अब हम इसको ग्राफिकली शो करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमने यूनिट्स लिए हैं, यहाँ पे आपने लिख देना है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देखो ये हमारा डिमांड कर्व है जिसपे प्राइस 10 पे हम पहले 20 खरीद रहे थे, अब हम 30 खरीद रहे हैं। तो ये डिमांड कर्व जो है हमारा राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। सो दिस इज द केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड रेफर टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड एट एक्जिस्टिंग प्राइस ड्यू टू द चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट्स। जैसे इनकम राइज हो जाती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस फॉल हो जाती है। तो यहाँ पे रीजन को मैंने दोबारा से फिर से बताया, कई बार वो पूछते हैं क्वेश्चन के अंदर, ए पॉजिटिव चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इनकम इंक्रीजिंग इन नॉर्मल गुड्स, डिक्रीज इन इनकम इन इंफीरियर गुड्स, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड गुड इंक्रीज, द नंबर ऑफ बायर इंक्रीज, इनकम और प्राइस एक्सपेक्टेशन इंक्रीज। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज डिक्रीज इन डिमांड। तो डिक्रीज इन डिमांड का मतलब होता है कि जो फॉल इन डिमांड इज रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन अदर डिटर्मिनेंट, लेकिन प्राइस के अंदर कोई तब्दीली नहीं आती। तो यहाँ पे हमारा जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है जब देयर इज ए डिक्रीज इन डिमांड। एग्जिस्टिंग प्राइस पे हम पहले से कम क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं। तो इसके जो रीजन है, डिक्रीज इन इनकम, फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड गुड्स, rise in the price of the complementary goods, unfavorable change in the taste and preferences, expectation of fall in price and decrease in population। तो ये यहाँ पे हमारा टेबल है। When less of commodity is purchased at its existing price, it's a situation of decrease in demand। तो हमारी existing price 10 है और उस पे पहले हम quantity डिमांड कर रहे थे 30, लेकिन अब हम डिमांड कर रहे हैं 20। तो इट्स a case of decrease in demand और हमारा यहाँ पे डिमांड कर्व जो है वो लेफ्ट की तरफ जाने वाला है। इस तरह से हमने ग्राफ बना लेना है। तो अब हम देखते हैं कि पहले हमारी 10 पे जो डिमांड थी वो थी 30, अब ये कम होके 20 हो जाती है, तो हमारा डिमांड कर्व जो है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो दिस इज द केस ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। सो दीज आर द रीजन ऑफ द डिक्रीज इन डिमांड। A negative change in the taste and preferences, income falls for normal goods, income rise for inferior goods, price of complementary goods increases, the number of buyer decreases, the income or price expectation decreases।